और एक एच होता है। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं और ये जो सरफेस एरिया है ये गिवन है, मतलब एस जो है एस को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूँगा क्योंकि ये गिवन है। तो अभी इसमें मुझे क्या करना होगा कि आर या तो आर को एच की टर्म्स में निकालना होगा या एच को आर की टर्म्स में निकालना होगा, ठीक। लेकिन वो अभी देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। इट्स हाइट, किसकी हाइट? इसी की, सिलेंडर की हाइट, एक ही फिगर है। तो h जो है वो 2r के इक्वल होगा। डायमीटर ऑफ द बेस क्या हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस 2r। तो h इज इक्वल टू 2r मुझे प्रूव करना है यहाँ पर। और उन्होंने बोला है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करते हुए। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन होने वाला है यहाँ पर वो क्या होने वाला है? वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम, अब हम जो है वॉल्यूम को जो लेते हैं, वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो मुझे आर स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर इधर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, आर स्क्वायर है इधर। तो अगर मैं कॉमन लूँ तो आर निकालने में मुझे प्रॉब्लम होगी, आर की वैल्यू कैलकुलेट करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। रीज़न क्या है कि इधर आर है और इधर आर स्क्वायर है। तो अगर मैं आर कॉमन ले भी लेता हूँ और बाकी सारी टर्म्स को एस के नीचे ले जाता हूँ तो भी एक आर यहाँ पर रह जाएगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दैट विल बी टफ। इसका ज़्यादा आसान तरीका ये है कि एच की वैल्यू निकाल दें। कैसे होगा? हम ये कहेंगे कि 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से एच कितना हो जाएगा? एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। यहाँ तक भी शायद आप समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए इसको, ऐसे करो h इज इक्वल टू एस अपॉन 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो इधर 2 पाई आर से 2 पाई, एक तो आर कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई पूरी तरह से कैंसिल आउट, तो केवल आर बचा। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आर की टर्म्स में कुछ इस तरह से आएगी कि h इज इक्वल टू h is equal to s upon s upon 2 pi r माइनस r। ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा वॉल्यूम होगा, मुझे वॉल्यूम क्या हो गया इधर से मुझे ऐसे में ना टेंशन हो जाती है कई बार कि नहीं पैर वैर लड़खड़ाए और फिर ये लैपटॉप, क्योंकि बेचारा 3 बार गिर चुका है, तो इस वजह से। तो चलिए, ये एस अपॉन 2 पाई आर माइनस आर, तो ये हमारा एच आ गया। अब इसके बाद हमें करना है क्या? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज। तो वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला बताना भी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल रहा हूँ क्या? पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ देख ली कि h जो है, h को मैंने r की टर्म्स में निकाल दिया। इसका मतलब मेरा जो वेरिएबल है वो क्या होने वाला है? r होने वाला है हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और बेटा h की वैल्यू डालिए s अपॉन 2 पाई आर माइनस r, ठीक है। एक्सपेंड करो, पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एस अपॉन 2 पाई आर माइनस पाई आर क्यूब। एक पाई से एक पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो v इज इक्वल टू एस अपॉन 2 इंटू आर। एस अपॉन 2 को ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस पाई आर क्यूब। अब इसको आप बोलिए इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास फंक्शन आ गया, समझ गए? मैंने एस अपॉन 2 को अलग करके क्यों लिखा है? क्योंकि सरफेस एरिया उसका गिवन है। इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट नहीं पता है हमको। तो वेरिएबल वाली टर्म अब मेरे पास सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास फंक्शन आ गया। इसके आगे की कहानी वो आसान है। क्या करना है हमको? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो 2 होते हैं ना इसमें, एक तो आर होता है और एक एच होता है। मैंने आर के टर्म्स में ले आया मैं इसको, ठीक। तो इसका मतलब वेरिएबल अब सिर्फ आर रह गया। तो दोनों तरफ आप आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं? लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। अच्छा, और इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है?
टू प्रूव, मैं लिखना भूल गया था, साइड में लिख रहा हूँ, टू प्रूव वॉल्यूम इज मैक्सिमम when h is equal to 2r, जब इसकी हाइट इसके डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या बचेगा, इधर तो केवल ऐसा पॉइंट 2 बच गया क्योंकि r का डिफरेंशियल 1 हो गया, माइनस इधर पाई और r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर हो गया। चलिए जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया dv बाई dr। अब एक स्टेप और लिख लो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, dv बाई dr इज इक्वल टू s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास अब क्या आ गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना। तो क्या करेंगे, पुट dv बाई dr, dv बाई dr इज इक्वल टू 0। तो dv बाई dr को 0 के बराबर रखा तो क्या हो जाएगा, s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस s अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन, ये 3 पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s अपॉन कितना हो गया 6 पाई, ये r स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, ये r स्क्वायर की वैल्यू इतनी हो गई तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s अपॉन 6 पाई का अंडर रूट। ये क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा किसी किसी बुक में अगर आप देखेंगे ना, अगर एनसीईआरटी से अलग कहीं प्रैक्टिस करेंगे, किसी बुक को उठाएंगे तो कई कई जगह यहाँ पर इसको टर्निंग पॉइंट भी बोल देते हैं। वो एक ही बात है, ये मैं सोच रहा टर्निंग पॉइंट पर कुछ टर्न हो रहा है या कुछ अलग चीज़ आ गई है, क्रिटिकल पॉइंट की टर्निंग पॉइंट पर। आगे देखते हैं, आर की वैल्यू ये हो गई। अब मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएट अगेन इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू आर। इसको इक्वेशन 3 को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करिए। तो भाई dv बाई dr इज इक्वल टू, अब ये s अपॉन 2 तो कांस्टेंट था तो ये तो 0 हुआ, माइनस 3 पाई कांस्टेंट और r स्क्वायर का कितना हो गया 2r। तो dv सॉरी d स्क्वायर v बाई dr स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव बता रहा हूँ ना, d स्क्वायर v बाई dr स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 6 पाई r, कितना हो गया। ठीक है, अच्छा हम जो भी डबल डेरिवेटिव निकालते हैं वो निकालते कहाँ पर है, क्रिटिकल पॉइंट पर। तो r की वैल्यू ये डाल देनी है यहाँ पर, d स्क्वायर v बाई dr स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 पाई और r की वैल्यू क्या है अंडर रूट s अपॉन अंडर रूट 6 पाई। अंडर रूट s अपॉन 6 पाई बोलने की बजाय अंडर रूट s अपॉन अंडर रूट 6 पाई बोल सकता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये आ जाएगा, माइनस तो इधर है ही, ये आ जाएगा अंडर रूट 6 पाई इंटू अंडर रूट s। समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 6 पाई को कैसे लिखा, इसको सिर्फ 6 पाई को कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट 6 पाई का स्क्वायर। तो एक अंडर रूट वाले टर्म से एक अंडर रूट वाला टर्म करते हैं तो ये आ गया। अब इसको सीधा सीधा ये बोल दीजिए लेस देन 0, 0 से कम है। सो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम हमारी मैक्सिमम होगी। डबल डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि वो मैक्सिमम आपको मिल गया। अब इसके साथ साथ मुझे ये प्रूव करना है कि h इज इक्वल टू 2r होगा। तो भाई r की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, h की वैल्यू कैसे निकालूंगा, शुरुआत में ही देखिए इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू हम निकाल चुके थे। तो h को निकालना है, देखिए कैसे करेंगे। मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से, और ये जो हमने निकाला r इज इक्वल टू दिस, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 2 3, इसको बोल दीजिए 4। ठीक है, और यहाँ पर ये कहेंगे हम कि h इज इक्वल टू s अपॉन 2 पाई r माइनस r। ठीक है, यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो गया।
ठीक है। H इज इक्वल टू यहाँ लिखिएगा कि जब R इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई है तो इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर ये तो था एस अपॉन 6 पाई, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर, एस की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर, तो एस की जगह 6 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, तो क्या बचा 3r, h इज इक्वल टू 3r माइनस r, तो h इज इक्वल टू 2r, ये हो गया प्रूफ। समझ गए? तुम्हारी तबीयत ठीक है? छुट्टी बहुत हो रही है आजकल। ठीक है भाई, समझ में आ गया, दिया क्लियर है, सक्षम। इसके बाद देखते हैं किसी को अच्छा कोई डाउट हो। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 18 दिया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था, कर लिया था ना, हो गया था। बिजी शेड्यूल में से टाइम नहीं निकाल पाए होंगे, तो थोड़ा डर के निकालो ना, करा करो इसको। अच्छा अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स क्यों बोला गया है कि उसके नीचे भी एक शीट लगी होगी और उसके ऊपर भी शीट लगी होगी, यानी कि शायद टोटल सरफेस एरिया की बात करी जाएगी। ठीक है, देखते हैं जरा। अच्छा अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 हमने करा, इस पर ना आप इम्पॉर्टेंट ये मार्क करना, ये क्वेश्चन नंबर 20 में ये दे रखा था हमको, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। गिवन सरफेस का मतलब क्या है कि हमको गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया। याद रखिए गिवन कर्व्ड सरफेस बोलेंगे वो, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन होगा वो गिवन कर्व्ड सरफेस बोलेंगे, वो सिर्फ सरफेस बोलेंगे, तो उस सरफेस का मतलब ही टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, 21 में देखिए, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इस बार वॉल्यूम गिवन है हमको, V इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि इसके टोटल सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। ठीक है, और दे क्या रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम, जो भी चीज़ दे रखी होती है वो किस लिए दे रखी होती है, ताकि मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में ले सकूँ। समझ गए? ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम दे रखी है। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दे रखा था, तो कर्व सरफेस एरिया की हेल्प से ही मैं h को r की टर्म्स में लेकर आया, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लेकर आया, वही काम करना है यहाँ पर भी। देखिए ये मैं बता दूँ, नोट कर लिया लास्ट तक, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, अभिनव, अवंतिका, दीपांशी, शरण्या, स्नेहा, हर्षिता। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ और आप एक बार और सिलेंडर बनाएं, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं तो सिर्फ 21 लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार सिलेंडर बनाओ दोबारा से। इस बार उल्टी कहानी है, इस बार वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज करना। ठीक है, तो H हो गया और ये R हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 और देखिएगा गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंडरिकल कैन्स, इतना सिलेंडर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ द कैन का मतलब क्या है कि मैं कैन का हाइट और कैन का रेडियस मैं निकाल सकता हूँ आराम से। ठीक है, वो क्यों निकाला जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है इस बार 100, पिछली बार दे रखा था ऑफ गिवन सरफेस, तो उस सरफेस गिवन था तो उसको मैंने कैपिटल एस मान लिया था। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से हम फिर वही काम करेंगे कि H को R की टर्म्स में निकालना ज़्यादा आसान रहेगा। तो H इज इक्वल टू हो गया बेटा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक बार लिख भी लीजिए, 2 सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम, ये चीज़ प्रूव करनी है और उसकी डायमेंशंस निकालनी है, मतलब H और R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू क्या हो गया, 2
पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया, प्लस नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल, तो दोनों सर्कल्स का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करिए, एस इज इक्वल टू, क्या काम है अब इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। एच की जो वैल्यू है वो उसमें डाल देनी है। तो आप एक काम करो, 2 पाई आर तो ले लो कॉमन, कॉमन लूँ क्या? हाँ ले लो सर, कट जाएगा। किससे कटेगा सर? नीचे डिनोमिनेटर जब हम एच की वैल्यू डालेंगे और फिर एलसीएम ले लेंगे पाई। एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई 2 पाई आर इधर से भी और इधर से भी कॉमन मत लो, एच की, एच तो बस एक ही जगह है ना, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो इसकी। ये हो गया 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया और एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर को अलग रख दिया, ठीक है। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं ताकि फंक्शन मेरे पास आ जाए प्रॉपर। अच्छा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है भाई? 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दो चीज़ें जो हैं वो सीधा सीधा याद रखना। जैसे मान लीजिए रूट एक्स का डिफरेंशियल निकालना होता है और उसको हम बोल देते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सीधा सीधा। 1 अपॉन एक्स का अगर निकालना है तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सीधा सीधा याद रखना। अच्छा, एस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 2 इंटू 100 हो गया 200 अपॉन आर, तो एस इज इक्वल टू 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर 2, मतलब ये मेरे पास अब फंक्शन आ गया। अब वेरिएबल इसमें क्या है, आर, तो आर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर। तो 200 एज इट इज, और अपॉन में आर है तो उसको क्या लिखेंगे 200, मतलब ये कैसे हो गया, जैसे 200 इंटू 1 अपॉन आर हो, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर का माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? अगर 200 अपॉन आर लिखा हुआ है तो ऐसे हो गया ना, जैसे 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन 200 कॉन्स्टेंट है और 1 अपॉन आर का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस का 2 पाई एज इट इज और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, तो भाई ds बाई dr इज इक्वल टू माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 3। सर हाँ जी, मैंने 2 पाई आर कॉमन लेके किया था, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा होगा। नहीं 2 पाई आर अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में h प्लस आर बचा होगा ना, हाँ, है ना? तो फिर उसमें आया था आर प्लस 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक्सपैंड करके देखो, यही आ रहा है क्या? नहीं, दिखा मेरा दो, डेरिवेटिव अलग आ रहा है। दिखा दो, भी बताता हूँ कहाँ पे पुट करा देना हर्षित। आपने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया आर प्लस एच, बिल्कुल ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब क्या करा तुमने, ले लिया एलसीएम, तो ये बन गया पाई आर क्यूब प्लस 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। तो गलती ये हुई है कि बाहर पाई आर है और नीचे ना पाई आर स्क्वायर है, तो एक आर बचेगा, वो तुमने गलती से बाहर आर स्क्वायर लिख दिया, एक आर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि जैसे डी एस बाई डी आर आ गया, और डी एस बाई डी आर आने के बाद में मैं कहूँगा पुट डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, या 200 अपॉन आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर को इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 200, 4 1 जा 4, 4 50 जा 200, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 50 अपॉन पाई। मैंने ये बता दीजिए, ये समझ में आया कि नहीं? आर क्यूब की वैल्यू 50 अपॉन पाई हो गई, ठीक है। अच्छा, ये बीच वाला पोर्शन भी बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एक तरफ क्यूब होता है और दोनों तरफ क्यूब रूट लेना होता है, तो फिर आर क्यूब क्या हो जाएगा, सॉरी आर क्यूब तो इतना हो गया, आर कितना हो जाएगा 50 अपॉन पाई की पावर 1/3,
ये समझ में आ गया? 50/π की पावर 1/3। अगर मान लीजिए इधर क्यूब है ना और मैं क्यूब हटाना चाहता हूँ, तो ये क्यूब जो है ये 1/, में जाकर इधर पावर में आ जाता है। अगर इधर मान लीजिए पावर 4 होती तो इधर जाकर हो जाता है पावर 1/4। ठीक है, पावर 2 हो तो उधर जाकर हो जाता है पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब ही होता है स्क्वायर रूटिंग। ठीक है, तो ये हो गया 50/π की पावर 1/3। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और ये जो हमारा आया है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। फिर मुझे क्या करना होता है, मुझे सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। मिनिमम प्रूव करने का मतलब क्या है कि भाई हमारा डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आना चाहिए। अब देखिएगा तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू आर। इसी तरह से जैसे 1/r का होता है -1/r², तो 1/r² का होता है -2/r³। 1/r² का डिफरेंशियल चाहे तो करके देख लेना। 1/r² का मतलब क्या हो गया, r की पावर -2, और जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 r की पावर -2 -1। ठीक, तो हमें क्या करना होता है कि जो भी पावर में है, सोचिएगा ऐसे, जैसे 1/r है तो r की पावर 1 है ना, तो ये हो जाएगा, ये जो पावर है ये यहाँ आ जाएगी, -1 जाएगी, -1/r²। ऐसे ही अगर मान लीजिए 1/r² है तो पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा -2 इसकी पावर बढ़ जाएगी r³। ऐसे ही मान लो 1/r की पावर 3 है तो ये हो जाएगा -3/r की पावर 4। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन चलते हैं। ठीक, तो ये शॉर्टकट तरीका है, ये याद रखना। अगर इसको x की पावर n वाले मेथड से भी करोगे ना तो रिजल्ट सेम आएगा। ये इक्वालिटी नहीं है, मतलब समझ जाओ कि उसका डिफरेंशियल, ये 1/r का डिफरेंशियल -1/r², 1/r² का -2/r³। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे डिफरेंशियल यहाँ पर अब करना पड़ेगा तो यहाँ 1/r² मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो जब इसको फिर से r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d²s/dr²। तो -200 तो अलग हटा दो। ठीक, -200 अगर हटा दिया तो क्या बचेगा, 1/r², और 1/r² का डिफरेंशियल -2/r³, -2/r³ प्लस 4π कांस्टेंट है और r का डिफरेंशियल क्या हो गया, 1 हो गया। लिखें d²s/dr²। मुझे ये वैल्यू कहाँ निकालनी होती है, r की इस वैल्यू पर। r = 50/π की होल पावर 1/3। यहाँ पर मैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालूंगा और ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो आप ये देखो, r = 50/π की पावर 1/3 का मतलब क्या है, r³ = 50/π, और r³ की ही तो वैल्यू यहाँ पर चाहिए मेरे को, 50/π। तो ये आ जाएगा -200 × -2, ये तो हो गया प्लस का 400, और r³ की जगह आप क्या लिखेंगे, 50/π और प्लस 4π। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो चुपचाप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 400π/50 प्लस 4π, 0 से 0 कट गया, 5 8 सा 48π प्लस 4π इज 12π, and 12π is greater than 0, therefore surface area is minimum। एक चीज तो मुझे ये प्रूव करनी थी कि सरफेस एरिया मिनिमम होगा। अब वो मिनिमम किस पॉइंट पर होगा, यानी कि डायमेंशंस आपको बतानी है। तो रेडियस तो मैं निकाल चुका हूँ, 50/π की पावर 1/3। अब ये इतना टिपिकल आया है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको इसी फॉर्म में छोड़ देना, 50/π की पावर 1/3। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, शुरुआत में ही निकाल चुका हूँ हाइट, 100/πr²। ठीक, तो ये मिटा रहा हूँ। तो सरफेस एरिया तो मिनिमम हो गया। अब जैसे यहाँ पर आप कहीं पर भी मैक्सिमम या मिनिमम भी प्रूव करते हैं तो साइड में लिख भी देना प्रूव।
साइड में लिख भी देना, प्रूफ ब्लैक पेन से लिख देना कि हाँ जो एक काम हमने कर दिया है, तो ये आपके एक आंसर के स्टेटमेंट की तरह काम करेगा कि हाँ आपने इतना काम कर दिया है। उसके बाद वो डायमेंशंस पूछे हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि प्रूव करना था h = 2r है, इस क्वेश्चन में तो आपको डायमेंशंस बतानी है सीधा सीधा। तो h = 100/πr² फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ये देखा 100/πr², h = 100/π और r का स्क्वायर, r क्या है 50/π⁻⁴। ये तो r हो गया और इसकी पावर 2, ठीक है। तो बेटा जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 50/π⁻²/2। h = हो गया, ये जो ऊपर 100 है ना, इस 100 को आप लिखो 50 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, 50 इंटू 2 हो जाता है 100। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नीचे 50 है, कुछ उसको करेंगे सब्ट्रैक्ट वगैरह या ऐड वगैरह। सर ऐसे r लेने की जगह अगर हम इससे r² की वैल्यू निकाल लेंगे, r² तो निकाल लो। इसे जैसे उधर से अगर हम r² की वैल्यू निकालें तो वो आती है 50/π/r। अच्छा, तो उससे पता है क्या होगा, r की वैल्यू r की टर्म्स में ही आ जाएगी ना। 50/π/r जो आप बता रहे हो, तो r की वैल्यू r की टर्म्स में आ जाएगी। मुझे तो r की प्रॉपर वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो r की ये कांस्टेंट वैल्यू है, 50 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट। जब हम यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं तब भी फिर h r की टर्म्स में आ जाएगा। मुझे h की प्रॉपर वैल्यू चाहिए, मुझे r या h उसमें चाहिए ही नहीं रिजल्ट में, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इन्होंने प्रॉपर दिया है, वॉल्यूम उन्होंने दिया है 100 सेंटीमीटर की, तो कांस्टेंट वैल्यू दी है वॉल्यूम की। तो इसी तरह से हमें हाइट और रेडियस की भी कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी देखिएगा, ये नीचे हो गया पाई और ये हो जाएगा 50/π⁻²/3। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 50/2/3 अपॉन π⁻²/3, ऐसे लिखा जा सकता है। 50/π⁻⁴ है, तो ये क्या है, ये r है और r का स्क्वायर है। तो जब पावर 1/3 का स्क्वायर है, पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये बन जाएगा बेटा 50/π⁻²/3। तो क्या हो जाएगा 50/2/3 अपॉन π⁻²/3, ठीक है। दो स्टेप, थोड़ा सा एक स्टेप खा गया बीच में। अभी क्या होगा कि ये जो 50/2/3 है, पहले तो इन दोनों को देखो, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, और ऊपर वाले न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या है 50/2/3, तो इसको ऊपर ले जाओ, इधर करो। (50/2/3) को ऊपर ले जाओ। h = 50/1 इंटू 2/1 इंटू 50/-2/3। जब पावर वाली किसी टर्म को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है, तो 50/-2/3 हो गया। तो ये तो यहाँ से ऊपर चला गया। ऐसे ही इसको भी यहाँ ले आओ, तो π⁻1 इंटू π⁻-2/3। h = इसको 2 को अलग निकाल लो, 50/1 + -2/3। डिनोमिनेटर में π⁻1 - 2/3, 2 इंटू 50/1/3 अपॉन π⁻1/3। तो क्या बन गया, h = 2 इंटू 50/π⁻1/3। तो क्या आ गया यहाँ पर भी, h = 2r ही हो गया, ठीक है। तो चाहे वॉल्यूम दे रखी हो और सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो, h = 2r आता है। चाहे सरफेस एरिया दे रखा हो, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, h = 2r ही आता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सॉरी हाँ 22। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है, उसकी टोटल लेंथ है 28 मीटर, उसको बीच में से काट दिया जाता है, 2 पीसेस में काट दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। एक टुकड़े का क्या करते हैं, एक टुकड़े को, वायर है तो वायर को ऐसे लिया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया और ऐसे घुमाया, मतलब उसका स्क्वायर बना दिया, ठीक है। और जो दूसरा टुकड़ा है, दूसरे टुकड़े को सर्कल की शेप दे दी, ऐसे घुमाकर उसका सर्कल बना दिया, ठीक है। तो दोनों का जो पेरीमीटर होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड स्क्वायर का पेरीमीटर, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, 2πr सर्कमफ्रेंस। उन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 28 मीटर के, क्योंकि वायर जिसको मैंने काटा है उसकी टोटल लेंथ 28 मीटर थी, समझ गए। उस वायर को काटा तो वायर के एक टुकड़े को घुमाकर बना दिया स्क्वायर और एक टुकड़े को घुमाकर बना दिया सर्कल। तो दोनों का जो पेरीमीटर है दैट विल बी इक्वल टू 28, ये गिवन है, ये गिवन है। तो मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं, 2। स्क्वायर में एक वेरिएबल होता है साइड, स्क्वायर में एक वेरिएबल होता है साइड, और सर्कल में एक वेरिएबल होता है रेडियस। तो साइड में और रेडियस में रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो शुरुआत की चीज़ दे रखी है ना, कि एक तार है, एक वायर दे रखा है, उसको काट दिया, उसको स्क्वायर की शेप दे दी, सर्कल की शेप दे दी, तो ये हमारे 2 वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का तरीका दे रखा है। जैसे हमने यहाँ पर h की वैल्यू निकाल ली थी 100/πr², ठीक है। तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालने का तरीका गिवन है। उसके बाद अब ये देखना है कि भाई क्या चीज़ मैक्सिमाइज और क्या चीज़ मिनिमाइज करनी है। तो देखिएगा, ये तो पेरीमीटर दिया, तो सीधी बात है शायद एरिया ही देंगे और क्या देंगे, ठीक है। तो देख लो जरा क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा, πr² प्लस साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो उसको मिनिमाइज करना है। ये मिटा रहा हूँ इधर से मैं। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। बाकी बताएं भाई, अवंतिका, शरण्या, हर्षिता, दीपांशी, अभिनव। यस सर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में हमको दिया कि एक वायर है और इस वायर की लेंथ टोटल हमें दे रखी है 28 मीटर। इसको बीच में से काट दिया जाता है और इधर वाला जो टुकड़ा है इसको काट कर स्क्वायर और दूसरे को सर्कल। स्क्वायर की साइड को मान लीजिए S और सर्कल के रेडियस को मान लीजिए R, ठीक। अब देखिएगा गिवन क्या है, गिवन है इसका पेरीमीटर अगर निकालूंगा तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड कितना हो जाएगा, 4s। इसका पेरीमीटर होता है 2πr, तो 4s प्लस 2πr इज इक्वल टू 28 मीटर, ये दे रखा है। और यहाँ से आपको तो निकाल सकते हैं कॉमन, तो ये हो गया 2s प्लस πr इज इक्वल टू 28, ये 14, तो 2s प्लस πr इज इक्वल टू 14। अब इसके बाद ना 2 लाइन छोड़ देंगे, इसके बाद 2 लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मुझे फ़ायदा किस में होने वाला है। मैं S को R की टर्म्स में निकालूं वो फ़ायदे की चीज़ है, या R को S की टर्म्स में निकालूं वो फ़ायदे की चीज़ है। वो कंबाइंड एरिया का फॉर्मूला देख कर मैं अंदाज़ा लगाऊंगा। अभी आप देखिएगा और वो अंदाज़ा लगाना आप भी सीख जाएंगे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले तो लिखिएगा कि प्रूव करना क्या है। टू प्रूव कंबाइंड एरिया combined area of square and circle, combined area of square and circle is minimum ये तो प्रूव करना है। और फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, ये भी लिख देना चाहिए, टू फाइंड
lengths of the two parts लेंथ्स ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द वायर। तो वायर के जो दो टुकड़े हैं उनकी लेंथ कितनी होगी ये बता दोगे जरा। वायर के जो दो टुकड़े करें उनकी लेंथ क्या क्या होगी? हाँ, वायर के जो दो टुकड़े हैं उनकी लेंथ क्या क्या होगी? इसका पेरीमीटर एस नहीं 4s होगी उसकी लेंथ, क्योंकि उस लेंथ को ही घुमा घुमा कर आपने स्क्वायर बना दिया। और 2πr, तो आपको 4s और 2πr निकालना है, s और r निकाल कर मत छोड़ देना। समझ गए मेरी बात? ये s और r निकाल कर नहीं छोड़ देना है। इस वायर के जो दो टुकड़े आपने करे उनकी लेंथ बतानी है। तो वायर का जो पहला टुकड़ा है उसको तो आपने ऐसे 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 घुमाकर स्क्वायर बना दिया ना, तो स्क्वायर का पूरा पेरीमीटर बताना है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस बताना है। तो एस और आर निकाल कर मत छोड़ देना, निकालना तो है एस और आर, लेकिन जो फाइनली उन्होंने पूछा है वो 4s और 2πr पूछा है। ठीक है जी, चलता हूँ मैं आगे। तो मैंने अभी इसके बाद जरा सा स्पेस छोड़ रखा है, वो क्यों छोड़ा है? कंबाइंड एरिया निकालते हैं जरा। कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा? एक तो एस स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, एस स्क्वायर और πr स्क्वायर। तो क्या करूं भाई, दोनों का ही स्क्वायर चाहिए, साइड का भी स्क्वायर चाहिए और रेडियस का भी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो किसी को भी किसी की भी टर्म्स में निकालना, कोई ऐसी मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मुश्किल या आसान होने वाली है। हाँ, एस को आर के टर्म्स में निकाल लो। ठीक है, तो साइड को रेडियस के टर्म्स में निकाल लो। तो एस कितना हो जाएगा? 14 माइनस πr/2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। 14 माइनस πr/2 ये हो गया। चलिए जी, तो S इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 14 माइनस πr/2 का स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएट तो ये भी हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन आए ना तो कर देना ऐसे ही डिफरेंशिएट, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम में कोशिश करना कि फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर दो, तो आपका काम आसान हो जाएगा उससे। ठीक है, a इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 14 का स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू πr। ठीक है, हाँ वो ये है। ठीक है, वो अपॉन में 4 है, ठीक तो है। और प्लस πr स्क्वायर अलग है, प्लस πr स्क्वायर अलग है। दिखाई दे रहा है बेटा ऑनलाइन वालों को? πr स्क्वायर अब a इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 28 πr। एलसीएम ले लो, 4 πr स्क्वायर और अपॉन में 4। ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए बस। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, फंक्शन आ गया। उसके बाद अब डिफरेंशिएट करना है। वो किससे मिलेगा? 196 में भी फिर 28 में भी, इसमें भी, लेकिन इसमें अटक रहा है, इसमें अटक रहा है तो क्वेश्चन रूल लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा ना, डिनोमिनेटर में 4 है तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, बस ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू r। r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो गया? dA/dr इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में कांस्टेंट का 4 का एज इट इज रहेगा। 196 इज अ कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशियल 0, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, r स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r। ठीक है, माइनस 28 पाई रह गया क्योंकि r का डिफरेंशियल 1 और 4 πr स्क्वायर यानी कि 4 पाई इंटू 2r। सर इससे बाहर का उसको ले तो हम इसको नहीं करेंगे 2 पाई। नहीं, पाई तो कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू तो 22/7 तो वो तो एज इट इज रहेगा, 22/7 का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर।
वेरिएबल बस ये ध्यान रखना है, वेरिएबल केवल दो ही हैं, एस और आर, और उसमें भी मैंने क्या करा कि एस को भी आर की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वेरिएबल केवल आर है, आर के अलावा जो कुछ नज़र आए सब कांस्टेंट। ठीक है, और डी ए बाई डी आर ये आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई इंटू आर, 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 4 8 पाई इंटू आर माइनस 28 पाई और अपॉन में 4, ऐसे कर दिया। समझ गए होंगे क्यों करा है ऐसा? क्या 2 पाई ले लिया कॉमन पूरे में से, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो डी ए बाई डी आर इतना आ गया, अब इतना करके इसको इक्वेशन नंबर 3 होगा भाई। 4 तो ऐसे रहा, ए 4 तो ऐसे रहा, 196 का डिफरेंशियल 0, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है ऐसे रहा, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, और माइनस 28 पाई आर में माइनस 28 पाई एज इट इज। ठीक है, और आर का डिफरेंशियल 1 तो वो मैंने लिखा नहीं है, 4 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r। अब मैं ये देख रहा हूँ कि इधर भी आर वाला टर्म है और इधर भी आर वाला टर्म है, तो आर वाला टर्म में क्या क्या कॉमन आ सकता है? 2 पाई स्क्वायर और 2 4 8 पाई, तो 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई ऐसे कर दिया, और आर को कॉमन लेकर बाद में लिख दिया, माइनस 28 पाई ये तो कांस्टेंट है, अपॉन में 4 कांस्टेंट है, ऐसे लिख दिया। तो ये मेरे पास डी ए बाई डी आर हो गया। कॉमन लेने के नाम पर मैं ना यहाँ पर 2 पाई कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर इतना हो गया। अगला स्टेप हमारा क्या होता है? इक्वेशन 3 में ये 2 पाई स्क्वायर आर, 2 पाई स्क्वायर आर, तो मैंने आर अलग लिख लिया। ऐसे ही 4 पाई इंटू 2 यानी कि 8 पाई आर, तो मैंने आर अलग लिख लिया। बस मैंने इस वाले और इस वाले टर्म में से आर कॉमन लेकर आर बाद में लिख लिया, और माइनस 28 पर अपॉन में 4। क्लियर है जी? चलो आगे। तो हमारा डी ए बाई डी आर आ गया। डी ए बाई डी आर के बाद में मुझे क्या करना है कि इसको 0 के बराबर रखना है। डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रख दिया, तो 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई इंटू आर माइनस 28 पाई अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 कांस्टेंट है, उधर कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो डिनोमिनेटर में, तो वो तो उस तरफ 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है। तो इधर बचेगा 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई इंटू आर माइनस 28 पाई इज इक्वल टू 0। 28 पाई को उधर देगा, 2 पाई स्क्वायर प्लस 8 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 28 पाई। तो इधर से अब ले लो भाई 2 पाई कॉमन, 2 पाई कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा पाई, और यहाँ क्या बचा 4, और 28 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 1 2 2 14 था, 14 आ गया इधर। तो आर की वैल्यू आ गई 14 अपॉन पाई प्लस 4। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब आप ये देखिए आर की वैल्यू इतनी आ गई, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अब मुझे डबल डेरिवेटिव निकाल के और उसको क्या प्रूव करना है, मिनिमम करना है, यानी कि डबल डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट अगेन, इक्वेशन 3
विद रिस्पेक्ट टू आर। इक्वेशन नंबर 3 को आप आर के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा मुझे 1 मिनट दीजिए बस। ठीक है, तो डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 4 है, वो तो कांस्टेंट, वो तो एज इट इज रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, जब भी डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट टर्म हो तो वो एज इट इज रहता है, तो ये तो एज इट इज रहा। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 8 पाई बचेगा, केवल इतना बचा, और माइनस में 28 पाई, तो यानी कि माइनस में 0 हो गया बस। 28 पाई तो कांस्टेंट हुआ ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अरे क्लियर है कि नहीं? हाँ, अब देखिएगा तो डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बस इतना ही लिख दो आप, 2 स्क्वायर प्लस 8 पाई अपॉन 4 ग्रेटर देन 0। सो ये जो कंबाइंड एरिया था, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। ये प्रूव हो गया, ठीक। बताएं भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो कंबाइंड एरिया हमारा मिनिमम प्रूव हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मुझे उन्होंने बोला था कि वो जो आपने वायर को 2 हिस्सों में काटा था, वो दोनों हिस्सों की लेंथ आपको बतानी है। तो देखिएगा, अब मैं यहाँ पर s की वैल्यू निकालूंगा, तो s की वैल्यू, r की वैल्यू तो आ चुकी है, s की वैल्यू 14 माइनस पाई आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 14 माइनस पाई आर अपॉन 2, बस ये s की वैल्यू है। तो हम ये कहेंगे s इज इक्वल टू 14 माइनस पाई आर अपॉन 2, ये है 14 माइनस पाई इंटू r कितना है, 14 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन में 2। तो अब क्या करिए, एलसीएम लीजिए, ये पाई प्लस 4 इधर 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 इंटू पाई प्लस 4 माइनस पाई इंटू 14 मतलब 14 पाई, और अपॉन में पाई प्लस 4, और पूरे के अपॉन में 2, तो पूरे के अपॉन में 2 है तो उसको 2 अपॉन 1 लिख दिया। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 14 पाई, 14 इंटू पाई 14 पाई, 14 इंटू 4 56 प्लस 56 माइनस 14 पाई अपॉन में 2 इंटू पाई प्लस 4, 14 पाई से 14 पाई कट गया, एस और आर की वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये तो नहीं निकालना था। अब लिखिएगा, सो लेंथ ऑफ द टू पार्ट्स, लेंथ ऑफ द टू पार्ट्स into which the wire was cut
विल बी 4s। इसकी लेंथ कितनी होगी 4s, ठीक है ना, मतलब इसका पेरीमीटर 4s। तो 4s का मतलब हो जाएगा 4 × 28 अपॉन पाई प्लस 4। 1.2 12 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। टोटल लेंथ 28 मीटर दे रखी थी, तो ये मीटर में हो गया। और इसी तरीके से एंड 2 पाई r, तो 2 पाई इंटू r की वैल्यू कितनी थी 14 अपॉन पाई प्लस 4। ये हो गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। एक बार पीछे आंसर चेक करिए, ठीक है ना, ठीक है। आगे के चारों ही जो क्वेश्चन है 23, 24, 25, 26, ये मैं आपको बता दूंगा। इनमें से शायद ये चारों ही क्वेश्चन जो हैं, चारों ही क्वेश्चन अप्लाइड वालों को तो नहीं करने। अगर मान लीजिए इनमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको करने हैं तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन 22 तक आपको करने थे, ठीक है, यहाँ तक आपको करने थे। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस के बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। अप्लाइड वालों को कौन कौन से करने हैं वो मैं बता दूंगा, बाकी आप लोगों को तो सारे ही करने हैं। मिसलेनियस में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाले और एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन वाले वो छांट कर हमको काट देने हैं, ठीक है, तो वो मैं काट कर आपको बता दूंगा कि कौन कौन से करने हैं। उसके अलावा लगभग कंप्लीट ही समझिए इसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को, और क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा इसके। लेकिन अभी 1-2 दिन और रुक जाओ, बस 1-2 दिन और रुक जाओ, मेरी तसल्ली हो जाए। जब मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन भेजूंगा, तब आपको वो कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, आज फिर इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी कल। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि कल भी आपकी क्लास इसी टाइम रख लूँ क्या? मैथ्स की कल जो रेगुलर क्लास 5:30 बजे होती है सैटरडे को, हाँ, तो 12:30 तक तो आ जाओगे। स्कूल है, किस टाइम आओगे वापस? 2 बजे, 3 बजे? हाँ, स्कूल जाना मतलब वैसे क्लास नहीं है, और सैटरडे है ना, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स खुले होते हैं और सैटरडे कल खुले हुए। पर हम लोग को फोन टाइम ठीक है, चलिए, तो या तो आपका टाइम वही रखूँगा ना 5:30 वाला, या तो नॉर्मल टाइम रखूँगा। और अगर वो मैं नहीं रख पाया तो भाई फिर कल क्लास ना लेकर परसों लूँगा क्लास, ठीक है, संडे को लूँगा। संडे का टाइमिंग किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, संडे का मैं सुबह का ही रख लूँगा 11 साढ़े 11 ऐसा, ठीक है। तो कल अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो क्लास कैंसिल करूँगा, नहीं तो 5:30 बजे होगी, अपने टाइम पर ही, ठीक है। चलिए जी, ओके।